हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्रेयांश और मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ जो कि JEE 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और आई होप जो आप लोग में से भी जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं JEE के लिए वो सब अच्छा परफॉर्म करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। तो मैं आज आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने 10th बोर्ड्स में AI के इस्तेमाल से अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। और मैं अपने इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा आपको AI के हेल्प से, ताकि आप सब और मैं खुद भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकूँ, ताकि हम सबका हेल्प हो सके। तो आज जो चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और इसका कुछ पहला टॉपिक जो कि है सेंटर ऑफ मास, उसका ही पहला टॉपिक जो कि है सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बात की है इससे और AI से, और इसमें मेरे चैप्टर को कुल 12 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, फिर है सेंटर ऑफ मास, फिर है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने रूप में। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और फिर सेंटर ऑफ मास। तो लेट्स स्टार्ट। तो 6.1 इंट्रोडक्शन, और ये जो आप टॉपिक का नंबर देख रहे हैं ये NCERT के नंबरिंग से अलाइन करता है। तो अगर आपके पास NCERT है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फिर कनेक्ट कर पाएंगे अपने टॉपिक्स को NCERT के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। This section doesn't have specific subtopics in the same way as the others. It mainly sets the stage for the chapter. Therefore, I'll skip the topic outline step and go straight to the explanations. तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है I'll skip the topic outline, तो मैंने इसे कमांड दिया हुआ है AI को कि टॉपिक को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करना और एक आउटलाइन देना, ताकि मैं समझ सकूँ कि या फिर अगर इसने कुछ मिस किया होगा तो वो मेरे दिमाग से निकल जाए। तो in earlier chapters, we primarily focused on the motion of a single particle. However, real-world objects have size and are made up of many particles. तो ये क्या है आपको पता चल गया होगा कि पहले हम लोगों ने एक ही पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल कैसे अपना पाथ प्रोजेक्टेड पाथ कवर करता है, या फिर एक पार्टिकल के ऊपर जब फोर्सेस अलग अलग लगते हैं तो वो कैसे मूव करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड पार्टिकल या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं। This chapter bridges that gap by exploring the motion of system of particles and rigid bodies. First, system of particles, a collection of multiple particles, each with its own mass and position. तो जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं जिनका अपना खुद का मास और पोजीशन होता है, लेकिन वो एक सिस्टम में आते हैं, हम लोग उनको एक होल एज अ होल एज्यूम करते हैं। Second is rigid body, a special case of a system of particles where the distances between all the particles remain constant. While perfectly rigid bodies don't exist in reality, this is a useful approximation for many situations. तो एक रिजिड बॉडी एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जहाँ पे सारे पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि रिजिड बॉडी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका अच्छे से सब, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में इसका काम आता है इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। The key concept introduced here are center of mass, a special point that represents the average location of the mass of the system. यानी कि अगर आप एक बॉडी लेते हैं तो एक ऐसा पॉइंट उस बॉडी में जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। फिर है रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड एन एक्सिस। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक बॉल है जिसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो किस एक्सिस के थ्रू वो रोटेट कर रहा है उसे हम लोग रोटेट, और उसे तो रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और जो मोशन उसमें होगा उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। The chapter will build on your existing knowledge of linear motion to understand these new concepts. A short, concise explanation here. Previous chapter focused on single particles. Real objects are a system of particles or can be approximated as rigid bodies. Key concept, center of mass and rotational motion. Chapter extends linear motion concept. तो ये सब आप समझ रहे होंगे। तो अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे जो है 6.2 सेंटर ऑफ मास। और इस टॉपिक का आउटलाइन कुछ इस तरह से है, अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं।
या फिर मैं भी पढ़ देता हूँ। पहला है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। फिर दूसरा है सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। देन इज सेंटर ऑफ मास इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 3D। देन सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजेनियस बॉडी। और लास्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन। तो ये सब हम लोग एक एक करके कवर करेंगे इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में सही। जितना हो सकेगा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। Imagine two particles with masses m1 and m2 located at position x1 and x2 along a line. Let's call it the x-axis. तो यहाँ पे इमेजिन करने बोल रहा है दो मासेस m1 और m2 को जो कि x1 और x2 पे हैं एक सीधी लाइन पे, जिसे हम लोग एक्सिस मान सकते हैं। The center of mass x is the point where you could balance a seesaw with these two masses on the either side. Mathematically, it's defined as the weighted average of their position. तो अब सेंटर ऑफ मास उस इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक सीसॉ है जिस पे ये दोनों रखे हुए हैं उसी डिस्टेंस पे। तो इस जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास ये सीसॉ रखा गया है उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे, जहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाए उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ईजिएस्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का यही है। सो वेटेड एवरेज क्या होता है? ईच पोजिशन इज वेटेड बाय द corresponding मास। A heavier mass has a greater influence on the location of the center of the mass। तो वेटेड एवरेज का मतलब है कि हर एक पार्टिकल के मास का उसके डिस्टेंस का इन्फ्लुएंस है सेंटर ऑफ मास पे। अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी है तो भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा वो सेंटर ऑफ मास को और अपनी तरफ ही रखेगा। तो पहला एग्जांपल जो हमारे सामने है वो है लेट m1 इज इक्वल टू 2 kg एंड b एट x1 इज इक्वल टू 1 मीटर एंड m2 इज इक्वल टू 3 kg b एट x2 इज इक्वल टू 4 मीटर। देन हमारा x जो होगा वो इस प्रकार है 2 kg इंटू 1 मीटर प्लस 3 kg इंटू 4 मीटर अपॉन 2 kg प्लस 3 kg। सिंप्लीफाइंग इट 2 प्लस 12/5 गिविंग अस द आंसर 2.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस है जहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास होगा दोनों बॉडीज के बीच, जहाँ पे अगर हम लोग सीसॉ पे लोग को बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस हो जाएगा दोनों। एग्जाम्पल 2 है इक्वल मासेस का। अगर मान लीजिए अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तब कहाँ पे होगा हमारा सेंटर ऑफ मास? तो सीधा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2 बाई m प्लस n या x1 प्लस x2 बाई 2। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों m जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, m कॉमन लेंगे तो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं m कॉमन लेता हूँ और यहाँ x1 प्लस x2 बाय यहाँ पे अगर हम लिखें तो यहाँ 2m होगा और m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वही फॉर्मूला है जो निकल के आया है। मूविंग ahead, in this case the center of mass is simply the midpoint between the two particles। एकदम से कंसाइड एक्सप्रेशन जो अभी तक आपने पढ़ा उसका, टू पार्टिकल masses m1 m2 at position x1 x2। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसका? m1 प्लस x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 बैक फ्रॉम इट। और अगर इक्वल मासेस है तो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड पॉइंट पे होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एआई ने मुझे बना के दिया है। लेट्स सी द पहला प्रॉब्लम। टू पॉइंट masses 5 kg and 10 kg are placed 6 मीटर अपार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मीटर अपार्ट लिखा है, तो आप मान सकते हैं कि 5 kg 0 पे है और 10 kg 6 मीटर पे है, क्योंकि यहाँ मानना पड़ेगा, दिया नहीं है कोऑर्डिनेट अच्छे से, खुद से बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लेट m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 इज इक्वल टू 10 kg, x1 इज इक्वल टू 0 मीटर एंड x2 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारा जो x होगा वो होगा 5 kg इंटू 0 मीटर प्लस 10 kg इंटू 6 मीटर अपॉन 5 kg प्लस 10 kg। तो जो हमें सिंप्लीफाई करने पे 5 टाइम्स 0 प्लस 10 टाइम्स 60 बाय 15 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो हमारा जो आंसर है वो है सेंटर ऑफ मास इज 4 मीटर फ्रॉम दी 5 kg मास। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज a 2 kg object is at 1, 0 and a 3 kg object is at 0, 1 meter. Where is the center of mass along the line joining the? तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, कहना पड़ेगा।
मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम लोग डायरेक्ट उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं देख सकता हूँ डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ और डिस्टेंस के ऊपर फिर हमें वो दिया है, क्या कह सकते हैं हमें, उस लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा उस लाइन पे डिस्टेंस पूछा है ना, या ऑन द, आप क्वेश्चन पढ़े तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, तो लाइन पे कहाँ पर लाई कर रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, हाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंस दे आर अलोंग अ लाइन वी कैन ट्रीट इट एज अ 1D प्रॉब्लम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज अंडर रूट 1² प्लस 1² इक्वल टू रूट 2। अगर अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आपको फिर क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएंगे आप। x is equal to 2 kg times 0 plus 3 kg times root 2 meter upon 2 kg plus 3 kg, which is approximately equal to 0.85 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, ऑब्जेक्ट का, जो कि मास जिसका मास 2 kg है। Third problem is where is the center of mass of carbon atom and oxygen atom if oxygen atom is 6 by 12 times as massive as carbon atom and they are 1 meter apart। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे दोनों का मास, तो लेट m1 इज इक्वल टू 12 kg एंड m2 इज इक्वल टू 16 kg। ये आप समझ सकते हैं कैसे हुआ, मान लेते हैं m1 12 लिख लेते हैं, ट्राई करते हैं कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मेरा जो कार्बन एटम का मास है वो मैंने 12 kg मान लिया है। तो और क्योंकि दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 by 12 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम है, तो मेरा जो मास होगा ऑक्सीजन का होगा 12 टाइम्स 16 by 12, और यहाँ 12 12 गेट्स कैंसिल एंड वी गेट 16। सो ऐसे यहाँ पे 16 आया है ऑक्सीजन एटम का मास। So x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1 meter, and our calculation goes like this: 12 kg times 0 meter plus 16 kg times 1 meter upon 12 kg plus 16 kg, which gives us 16 by 28 meter, and which is 4 by 7 meter, which is approximately equal to 0.57 meter। आप चाहे तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। So two masses m and 3m are at rest at distance d apart. At what point on the line joining them will they meet under mutual attraction? So यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दो मासेस हैं m और 3m जिनके बीच का डिस्टेंस d है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी ग्रेविटी मान सकते हैं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली वो सेंटर ऑफ मास ही होगा, तो सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है। तो द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, लेट m1 इज इक्वल टू m एंड m2 इज इक्वल टू 3m, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू d। तो हमारा जो आंसर आएगा होगा m इंटू 0 प्लस 3m इंटू डी बाय m प्लस 3m। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3md अपॉन 4m विच इज इक्वल टू 3/4d। तो यहाँ पर जो ये दोनों मिलेंगे वो डिस्टेंस होगा 3/4d। दे विल मीट एट अ डिस्टेंस 3/4d फ्रॉम द मास m। हाँ, क्योंकि हमने मास m का जो पोजीशन है वो 0 लिया है, इसलिए उससे 3/4d के डिस्टेंस पे वो दोनों मिलेंगे अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। सो आई थिंक that's enough for this video. We'll be covering next topic in next video. Till then, bye and best of luck for your preparation.